क्वेश्चन है आपका, ए डीसी शंट मोटर इज ऑपरेटेड फ्रॉम 300 वोल्ट मेन्स इट्स नो लोड स्पीड इज 1200 आरपीएम. When fully loaded, its speed drops to 1100 rpm while it delivers a torque of 400 Newton meter. Find its speed and power when operated with an armature voltage of 600 volt. When delivering the same torque, excitation is assumed unchanged. The motor field is still excited at 300 volt. Stay any assumption you are required to make. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सही, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर अगर फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही है और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन में, इसमें टाइम भी लग जाएगा जहाँ तक. देखिए, ए डीसी शंट मोटर इज ऑपरेटेड फ्रॉम 300 वोल्ट मेन्स इट्स नो लोड स्पीड इज 1200 आरपीएम. व्हेन फुल्ली लोडेड its speed drops to 1100 rpm while it delivers a torque of 400 Newton meter. Find its speed and power when operated with an armature voltage of 600 volt. When delivering the same torque, excitation is assumed unchanged. The motor field is still excited at 300 volt. Stay any assumption you are required to make. सही, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन सी मोटर है बेटा आपकी? ये जो मोटर है बेटा, ये है आपकी डीसी शंट मोटर. सही है. कितने पे ऑपरेट कर रही है? 300 वोल्ट मेन. 300 वोल्ट मेन्स पे ऑपरेट कर रही है. ठीक है. अब इस केस में बेटा इसकी जो नो लोड स्पीड है, अगर मैं नो लोड स्पीड की बात करता हूं तो नो लोड स्पीड इसकी क्या है? इसकी 1200 आरपीएम. नो लोड स्पीड इसकी बेटा 1200 आरपीएम. ठीक है. अब कह रहे हैं व्हेन फुल्ली लोडेड, जब ये फुल्ली लोडेड होता है. सही. नो लोड पे इसकी बेटा 1200 आरपीएम स्पीड है, और जब ये फुल्ली लोडेड होता है तो इसकी स्पीड क्या होती है? ड्रॉप्स टू 1100 आरपीएम. तब इसकी स्पीड ड्रॉप हो जाती है. ऑब्वियस सी बात है, देखो कॉमन सेंस की बात है. माना कोई बच्चा है, सही है, वो बच्चा भाग रहा है, तो भागने की कोशिश, दौड़ने की कुछ स्पीड होगी, उसके पीछे बैग टंगा हुआ है. अब आप बैग में क्या करो, माना पहले 2 किताबें थी, अब आपने 15 किताबें कर दी, तो अब उसके भागने की स्पीड कम हो जाएगी ना, ज़्यादा वजन आ गया. सेम वही कहानी है. व्हेन फुल्ली लोडेड इट स्पीड ड्रॉप्स, इसकी स्पीड अब इस केस में कितनी हो जा रही है बेटा? 1100 आरपीएम. वाइल इट डिलीवर ए टॉर्क ऑफ, डिलीवर जो टॉर्क ये डिलीवर कर रहा है, कितना कर रहा है? 400 न्यूटन मीटर का. 400 न्यूटन मीटर का. कह रहे फाइंड इट्स स्पीड. अब बताइए इसकी स्पीड एंड पावर व्हेन ऑपरेटेड विद एन आर्मेचर वोल्टेज ऑफ 600 वोल्ट. सही. अब आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है बेटा, और पावर फाइंड आउट करनी है जब इसका जो बेटा जो आर्मेचर वोल्टेज है वो 600 वोल्ट हो. सही. और व्हेन डिलीवरिंग द सेम टॉर्क, टॉर्क इन्होंने सेम रखा है, ये चीज याद रखिएगा, अभी सवाल में यूज होगी. व्हेन डिलीवरिंग सेम टॉर्क, यानी टॉर्क आपका 400 न्यूटन मीटर रहेगा. एक्साइटेशन इज एज्यूम अनचेंज्ड. द मोटर फील्ड इज स्टिल एक्साइटेड एट, अच्छा जो फील्ड वाइंडिंग है, सही है, उससे अभी भी हम 300 वोल्ट से ही एक्साइट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये सवाल आपका बेटा स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखिए, पहले तो डीसी शंट मोटर की अगर बात करी जाए, ये पॉइंट में पहले ही बता चुका हूँ. इसमें मैं थोड़ा सा बेटा छोटा छोटा लिखूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा सवाल है ये आपका. सही है. और काफ़ी बार रफ भी करना पड़ जाएगा बोर्ड मुझे. डीसी शंट मोटर का थोड़ा सा रिवाइज क्या, थोड़ी बेसिक बातें बता रहा हूँ जो पता होनी चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. जैसे अगर मैं डीसी शंट मोटर की बात करूँ, डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम कई बार वैसे ही बना चुका हूँ. तो होता क्या है कि जो आपकी फील्ड की वाइंडिंग होती है और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, याद रखिएगा, पैरेलल में कनेक्ट होती है. सही है. शंट मोटर के केस में, डीसी शंट मोटर के केस में. सही है. ये प्रिंसिपल अभी यूज होगा, सही, इसलिए बता रहा हूँ. फंडामेंटल मोटर इक्वेशन क्या होती है? फंडामेंटल अगर मैं फंडामेंटल मोटर इक्वेशन की बात करूं, सही, अगर मैं फंडामेंटल डीसी मोटर इक्वेशन की बात करूं तो वो आपकी क्या होती है? V बराबर EB प्लस IA RA. V बराबर EB प्लस IA RA. अच्छा, यहाँ पे चीज़ और एज्यूम करी गई है, यहाँ पे जो ब्रशेस के अक्रॉस आपका ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसे मैंने नेगलेक्ट कर लिया. तो नेगलेक्ट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ब्रशेस. नेगलेक्ट वोल्टेज ड्रॉप
एट ब्रशेस। सही है, ये तो पॉइंट याद रखिए, नेगलेक्ट वोल्टेज ड्रॉप एट ब्रशेस। तो ये आपके स्टैंडर्ड। अच्छा, यहाँ पे आपका वी क्या है? यहाँ पे वी है आपका सप्लाई वोल्टेज या फिर मोटर टर्मिनल वोल्टेज। ईबी क्या है? ईबी आपका बैक ईएमएफ। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ ये चीज, वेयर वी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज और मोटर टर्मिनल वोल्टेज। ऐसे अगर मैं ईबी की बात करूं तो ईबी आपका क्या होगा? ईबी होगा बेटा आपका बैक ईएमएफ। सही है। ऐसे अगर मैं आई आर ए की बात करता हूं, आई क्या होगा? आई होगा बेटा आपका आर्मेचर करंट, और आर ए क्या होगा? आर ए होगा बेटा आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर करंट और आर ए आपका क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है। और एक दूसरी आपकी बैक ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है? ईबी बराबर NP5Z अपॉन 60A। ईबी बराबर क्या होता है? दरअसल ये पॉइंट्स में इसलिए बता रहा हूँ, सारे पॉइंट आपके यूज होंगे। NP5Z 60A। सही है। यहाँ पे आपको सबका मतलब पता होगा कि यहाँ पे N क्या है? N है आपका स्पीड, P क्या है? P है आपका नंबर ऑफ पोल, फाई क्या है? फाई है फ्लक्स पर पोल, Z क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर। सही है। और 60 तो है ही। और चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ईबी क्या है आपका? वेयर, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉपर तरीके से नोट सुनने चाहिए। ईबी क्या है आपका? बैक ईएमएफ। एन क्या है आपका? स्पीड। पी क्या है? शॉर्ट में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ पोल। अगर मैं यहाँ पे फाई की बात करता हूं, फाई क्या है? फ्लक्स पर पोल। सही है। फाई है आपका फ्लक्स पर पोल। सही। उसके अलावा यहाँ पे जेड है। जेड क्या है? जेड है आपका टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। सही है। जेड क्या है? टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। सेम अगर मैं एक ही बात कहूं तो ए क्या होगा? ये होता है आपका बेटा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। सही है। ये है आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अच्छा, ए की वैल्यू क्या होती है? कई बार बता चुका हूं, तो हमेशा याद रखें, ए की वैल्यू पी नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है। कब होती है? जब लैप वाइंडिंग होती है। ठीक है। ए बराबर पी फॉर लैप वाइंडिंग। ऐसी ए बराबर 2 फॉर वेव वाइंडिंग। सही है। तो इस तरीके से आपकी ए की वैल्यू होती है। ठीक है। ए फॉर्मूला और होता है, सवाल तो सॉल्व हो जाएगा, सवाल की टेंशन मत लो, बेसिक बातें बता दे रहा हूँ। आर्मेचर टॉर्क की बात बताऊंगा। आर्मेचर टॉर्क डीसी शंट मोटर केस की बात हो रही है। ठीक है। तो अगर मैं आर्मेचर टॉर्क की बात करता हूं तो आर्मेचर टॉर्क का आपका क्या फॉर्मूला होता है? टाउ बराबर, टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका आपका सिंपल फॉर्मूला होता है आर्मेचर टॉर्क का, पी जेड अपॉन 2 पाई ए इंटू 5 आई ए। पी जेड अपॉन 2 पाई ए इंटू 5 आई ए। अब देखिए यहां से बेटा क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सही। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो टॉर्क, देखो टॉर्क किससे प्रोपोर्शनल है? टॉर्क बेटा आपका प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल 5 आई ए, यानी टॉर्क फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे बेटा पावर की बात भी हो रही है। पावर की बात भी हो रही है, तो पावर की बात भी कर लेते हैं। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? डीसी शंट मोटर केस में डेरिवेशन तो नहीं करा रहा हूं, पावर सीधे होता है पी ए बराबर टी इंटू ओमेगा। पी ए बराबर
टी इंटू ओमेगा। सही है भैया, टी आपका क्या है, टी आपका टॉर्क हो जाएगा। सही, और ये किसके बराबर होता है, ई बी आई ए के बराबर होता है। यहाँ जगह नहीं है उस तरफ लिखने की, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। सही, पी ए बराबर टाउ इंटू ओमेगा इक्वल टू ई बी इंटू आई ए। अब यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा है बेटा आपकी एंगुलर स्पीड। ओमेगा क्या है, और ओमेगा बराबर होता क्या है, अगर ओमेगा की बात करूं 2π/60 इंटू एम, 2π/60 इंटू एम। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने बातें बताई हैं सारी आपकी बेसिक बातें हैं कि इस सवाल को सॉल्व करने से पहले इतनी बेसिक्स बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर इतनी बेसिक बातें पता है तब आप सवाल लगाने लायक बनोगे। अगर इतनी बेसिक बातें नहीं पता है तो बेटा अपनी किताब खोलो, डीसी मोटर पूरा पढ़ो बैठ के। सही है, तो डीसी सही। अब मैं से रफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। इतनी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। कराने को मैं आपको डायरेक्ट भी सवाल सॉल्व करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो पॉइंट्स अपने नोट्स में प्रॉपर नोट डाउन करके लिखिए, क्योंकि ये सवाल काफ़ी लेंथी है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो भी आपके यूज़ होने हैं वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं हमें क्या क्या डेटा गिवन है। पहले गिवन डेटा देख लेते हैं। गिवन, अपने गिवन डेटा की बात करते हैं। अगर मैं अपने गिवन डेटा की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या क्या डेटा गिवन है देखिए। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं सप्लाई मेंस, सप्लाई मेंस क्या है आपका 300 वोल्ट, वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे, सप्लाई मेंस। ये है आपका 300 वोल्ट। ठीक है, ये आपका सप्लाई मेंस है। उसके अलावा आपको क्या स्पीड एट नो लोड, क्या दे रखा है स्पीड एट नो लोड, वो दे रखा है आपको बेटा 1200 आरपीएम। सही है, तो देखिए स्पीड एट नो लोड, स्पीड एट नो लोड। अच्छा मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसे मैं सिंपल एन नो लोड, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं एन नो लोड से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, एन नो लोड बराबर 1200 आरपीएम। ठीक है, उसके बाद स्पीड एट फुल लोड भी दे रखा है। सही है, तो देखिए स्पीड एट फुल लोड आपको क्या दे रखा है, स्पीड, फॉन्ट साइज छोटा हो सकता है इसलिए 12 बोल रहा हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सवाल है ये, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सवाल से। ठीक है, स्पीड एट फुल लोड एंड फुल लोड, वो आपका क्या है बेटा, ये है आपका 1100 आरपीएम। ठीक है, 1100 आरपीएम, ये आपका स्पीड एट फुल लोड है। सही है, तो ये डेटा गिवन है। उसके अलावा फुल लोड पे बेटा आपको टॉर्क भी दे रखा है। तो टॉर्क कितना है, टॉर्क आपका फुल लोड पे 400 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क एट फुल लोड फुल लोड पे टॉर्क क्या है बेटा आपका 400 न्यूटन मीटर। सही है, अब मोटर की जो फंडामेंटल इक्वेशन होती है, सही है, एट नो लोड की अगर बात करूं तो देखिए नाउ मोटर, या फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलिए, फ्रॉम मोटर फंडामेंटल इक्वेशन, बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं लेकिन ज्यादा लिखना है इसलिए लिख रहा हूं मैं ऐसा छोटा छोटा। ठीक है, तो मोटर की अगर बात करी जाए, मोटर की फंडामेंटल इक्वेशन की बात करी जाए तो आपकी क्या होती है, और नो लोड पे हम पहले बात कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम किससे बात कर लेंगे, फिर फुल लोड पे बात कर लेंगे। तो देखिए एट नो लोड, एट नो लोड, तो अगर मैं नो लोड पे बात करता हूं मोटर की फंडामेंटल इक्वेशन की, तो बेटा उसमें क्या होता है, वीएस सप्लाई वोल्टेज हो गया या फिर सप्लाई मेंस हो गया बराबर ईबी नो लोड प्लस आईए नो लोड। सही है, तो देखिए वीएस बराबर क्या होगा, सप्लाई मेंस हो गया। सही है, फिर ईबी, अच्छा ये ईबी भी किस पे होगा, ये होगा आपका नो लोड पे, जो कि यहाँ पे दो कंडीशन है आपकी। ठीक है, तो ईबी नो लोड, नो लोड
सही, और प्लस आई ए आर ए होता है, तो यहाँ पे आई ए किसका होगा, आई ए होगा आपका नो लोड पे, आई ए आर ए यानी आई ए, और देखिए मैं लिख रहा हूं नो लोड इनटू आर ए। सही, कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। सही, सर्किट डायग्राम बनाऊं डीसी शंट मोटर का, तो डीसी शंट मोटर का सिंपल सर्किट डायग्राम कैसे होगा, देखिए ये आपकी शंट वाइंडिंग हो गई, ठीक है, और ये आपका आर्मेचर हो गया, ठीक है, ये मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है और ये आपका आर्मेचर है, ठीक है। यहां पे आपका वोल्टेज अप्लाइड है, सही, और जो आपका वोल्टेज अप्लाइड है वो आपका क्या है, ये वोल्टेज आपका अप्लाइड है वीएस, और वीएस कितना दे रखा है सप्लाई मेंस का 300 वोल्ट, ठीक है, ये आपका आरएसएच हो गया, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे आर्मेचर की बात हो रही है, तो सिंपल ये आपका ईबी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, ये डायग्राम सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया कि डायग्राम कैसे बनता है। सही, इक्वेशन यहाँ से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोटर है तो आइए इन्वर्स होगी, अंदर की तरफ जाएगी। सही, जनरेटर होता तो बाहर की तरफ जाता, ठीक है। चलिए, इतनी बात हो गई। अब नो लोड पे एक चीज़ और है, अगर नो लोड पे मैं आपसे आइए नो लोड पे बात करूँ, तो नो लोड पे बेटा जो आपका आइए नो लोड इंटू आर ए, वो तो नेगलेक्ट होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए एट नो लोड, भाई फुल लोड होगा तो हम कंसीडर करेंगे, लेकिन नो लोड पे तो बेटा आपका नेगलेक्टेड हो जाएगा ना। एट नो लोड आइए नो लोड इंटू आर ए विल बी नेगलेक्टेड। याद रखिएगा, नो लोड की बात हो रही है, तो नो लोड पे हमने इसे नेगलेक्ट कर रखा है। सही, अब जब मैं इसे नेगलेक्ट कर दे रहा हूं तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, जब मैंने यहां पे इसे नेगलेक्ट कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मेरा जो ईबी नो लोड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ईबी नो लोड मेरा वीएस के बराबर हो जाएगा। यानी इसलिए ईबी नो लोड इक्वल टू वीएस। और सप्लाई मेंस मैंने कितना लिखा था, यहां पर मैं रफ कर दूं, या चलिए लिखा हुआ है सप्लाई मेंस कितना है 300। सही है, तो यहां पे नो लोड पे बैक ईएमएफ बेटा किसके बराबर हो जाएगा, नो लोड पे अगर बैक ईएमएफ की बात करी जाए, बैक ईएमएफ आपका सप्लाई मेंस के बराबर हो जाएगा। सही है, अब आपकी बैक ईएमएफ क्या होती है, सॉरी बैक ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है, फ्रॉम बैक ईएमएफ इक्वेशन। अगर मैं आपकी बैक ईएमएफ इक्वेशन का यूज करूं नो लोड पे, सही ऑब्वियस सी बात है नो लोड पे ही होगा, एट नो लोड। अभी तो सारी कहानी नो लोड की चल रही है, फिर फुल लोड की कहानी चलाएंगे। सही, तो अगर नो लोड पे बैक ईएमएफ की बात हो रही है, नो लोड पे आपकी बैक ईएमएफ की बात हो रही है, तो उस केस में आपका बैक ईएमएफ क्या होगा, सिंपल ईबी नो लोड यानी बैक ईएमएफ नो लोड मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला लिखाया था, जो मैंने जहां पे सारे फॉर्मूले लिखाए थे, तो एन नो लोड पी फाइव जेड अपॉन 60 है। सही है, एन नो लोड, देखो पोल से फर्क पड़ना नहीं है, 5 पे पढ़ना नहीं है, इस पे जेड पे पढ़ना नहीं है, अपॉन 60 ए। सही है, ये मैंने आपको बैक ईएमएफ की स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखाई थी, एन पी फाइव जेड अपॉन 60 ए। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान ले रहा हूं। सही है, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। सही, अब यही सेम इक्वेशन में किस पर लिख दे रहा हूं, फुल लोड पे। सही, तो देखिए सिमिलरली एट फुल लोड, फुल लोड पे देखते हैं बेटा, यही क्वेश्चन रहेगी, पी फाइव जेड 60 ए तो कांस्टेंट रहेगा, जो आपका नो लोड है एन नो लोड वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एन फुल लोड। सेम इसी तरीके से जो मैंने ईबी नो लोड लिखा है यानी बैक ईएमएफ एट नो लोड, वो आपका क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ एट फुल लोड, यानी ईबी फुल लोड बराबर एन फुल लोड पी फाइव जेड अपॉन 60 ए। ये मेरी सेकंड एक्सप्रेशन हो गई। सही, ये मेरी कौन सी एक्सप्रेशन हो गई, ये बेटा मेरी सेकंड, ये पहली एक्सप्रेशन हो गई और ये मेरी सेकंड एक्सप्रेशन हो गई। अब मैं सेकंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड करता हूं, देखिए आपका क्या आएगा, सेकंड एक्सप्रेशन डिवाइड बाय
फर्स्ट एक्सप्रेशन। सही है, मैं लाइन कोई नहीं लिख रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन को इससे डिवाइड करता हूँ। तो ईबी फुल लोड डिवाइड बाय ईबी एन लोड, मैं लिख कर दे रहा हूँ इसे, ईबी फुल लोड यहाँ पे बेटा इतनी जगह बचेगी नहीं, लेकिन चलिए लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, मैं चीज़ बोल रहा हूँ तो फॉन्ट साइज टेंशन मत लेना। या फिर चलिए मैं डायरेक्ट जो आपको फाइनल रिजल्ट आएगा वही लिख दे रहा हूँ कि जो आपका ईबी फुल लोड होगा वो आपका क्या होगा। चलिए रुकिए, मैं लिख रहा हूँ ईबी फुल लोड डिवाइड बाय ईबी नो लोड इक्वल टू, अब देखिए 60 से 60 कैंसिल होगा, P5Z से P5Z कैंसिल होगा। सही है, तो ये रेशियो आपको किसके बीच में आएगा, ये आपका एन फुल लोड डिवाइड बाय एन नो लोड के बीच में आपका रेशियो आ जाएगा। सही है, एन फुल लोड, एन फुल लोड अपॉन एन नो लोड। ठीक है, क्योंकि 60 वहाँ मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, P5Z से P5Z आपका कैंसिल हो जाएगा। और ईबी फुल लोड मेरा क्या होगा, ईबी फुल लोड ईबी एन लोड नो लोड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो छोटा छोटा लिख रहा हूँ, मैं से रीड कर दूंगा मैंने क्या लिखा है, ईबी फुल लोड इक्वल टू ईबी नो लोड इंटू एन फुल लोड एंड नो लोड। अब देखो किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही, फॉन्ट साइज में रिपीट कर दे रहा हूँ। सिंपल मैंने क्या करा, मेरी जो ईएमएफ की बैक ईएमएफ की इक्वेशन थी, मैंने नो लोड पे बैक ईएमएफ की इक्वेशन लिख दी। दूसरी कंडीशन में दे रखी थी फुल लोड की, मैंने फुल लोड की कंडीशन लिख दी, इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, फुल लोड की एक्सप्रेशन से नो लोड की एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया। यहां मैंने डिवाइड कर दिया तो फिर मेरा रिलेशन क्या आ गया, ईबी फुल लोड डिवाइड बाय ईबी नो लोड इक्वल टू एन फुल लोड डिवाइड बाय एन नो लोड। तो यानी मेरा ईबी फुल लोड इक्वल टू ईबी नो लोड इंटू एन फुल लोड डिवाइड बाय एन नो लोड। सही, तो मेरे ख्याल से यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने सारी चीजें दो बार बोली है। चलिए इसे रफ कर रहे हैं, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसलिए बार बार बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि मुझे तो याद है, मैं लिख दूंगा बिना देखे। सही, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी पुराने उसकी। सही है, तो चलिए मेरी याली एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे सारा डेटा पता है। तो देखिए ईबी फुल लोड यानी मेरा, मुझे पता करना था फुल लोड पे मेरा बैक ईएमएफ क्या है। तो यहाँ देखिए ईबी नो लोड, मैंने आपको बताया है ना कि आइए नो लोड इंटू आर ए एट द कंडीशन ऑफ नो लोड, हम इसे नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो नेगलेक्ट करने इसका मतलब क्या है कि जो बैक ईएमएफ आपका नो लोड पे था वो आपका सप्लाई मेल्स के बराबर था। तो यानी ईबी फुल लोड यहां मैं किसके लिए रखूंगा, ईबी नो लोड की। सही है, ईबी नो लोड के लिए रखूंगा, तो ईबी नो लोड की वैल्यू क्या है, 300। सही, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं पूरा, मैंने इससे पहले वाले इसमें लिखा था पूरा कंफ्यूजन। उसके ऊपर एन फुल लोड, फुल लोड पे बेटा क्या स्पीड थी, फुल लोड पे स्पीड थी आपकी 1100 आरपीएम। ठीक है, फुल लोड पे जो आपकी स्पीड थी वो थी 1100 आरपीएम, नो लोड पे स्पीड क्या थी 1200 आरपीएम। तो फुल लोड कितना है, फुल लोड पे स्पीड थी बेटा आपकी 1100 और ये है आपकी 1200। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कैलकुलेट होके क्या आएगा ये। थ्री हंड्रेड इंटू 11/22, नहीं 11/12। सही, तो ये आपका आएगा 275 वोल्ट। ठीक है, ये आपका 275 वोल्ट आएगा बैक में। सही, तो चलिए फुल लोड पे आपने फुल लोड पे जो आपका बैक ईएमएफ की वैल्यू थी वो आपने कैलकुलेट कर ली। अब चलिए थोड़ी सी पावर की बात करते हैं। सही है, इतना हमारा पहला स्टेप तो सवाल का हो गया, लेंथी सवाल है। अगर मैं पावर की बात करता हूं तो आपका फुल लोड पे कितनी पावर डेवलप हो गई। सही है, पावर डेवलप बाय आर्मेचर एट फुल लोड, पावर डेवलप्ड
बाय आर्मेचर एट फुल लोड। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि पावर का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए पावर फुल लोड पे आपकी जो होगी, पावर फुल लोड पे जो होगी आपकी, वो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था टाउ इंटू ओमेगा, सही है, या फिर ईबी इंटू आई ए। तो ईबी फुल लोड इंटू आई ए फुल लोड। ईबी यानी ईबी का मतलब क्या है, बैक ईएमएफ। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा दिया था कि आपको आगे दिक्कत ना आए कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, इंटू आई ए फुल लोड। ठीक है। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अब यहाँ पे बेटा ये देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला से पहले और भी बताया था कि जो आपकी पावर होती है वो आपका टाउ इंटू ओमेगा, यानी मैं इस टर्म को इस टर्म के इक्विवेलेंट रख सकता हूं। ठीक है, तो देखिए टॉर्क फुल लोड इंटू ओमेगा फुल लोड इक्वल टू ईबी फुल लोड। इसे रफ कर दे रहा हूं मैं, इंटू आई ए फुल लोड। तो यहां से अगर मैं डायरेक्ट अपनी आई ए फुल, मुझे आर्मेचर करंट के लिए निकालनी, डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूं। देखिए आई ए फुल लोड मेरा क्या होगा, अगर मैं आई ए फुल लोड की बात करता हूं तो आई ए फुल लोड जो होगा मेरा वो क्या होगा, टॉर्क फुल लोड इंटू ओमेगा फुल लोड डिवाइड बाय ईबी फुल लोड। और यहां पे अगर ओमेगा फुल लोड की बात करूं तो ओमेगा फुल लोड में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ओमेगा फुल लोड आपको क्या हो जाएगा 2π/60 इंटू एन, और एन भी क्या होगा फुल लोड का। तो पूरा ही फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, सवाल सॉल्व कर रहे हैं। आई ए फुल लोड बराबर टॉर्क फुल लोड इंटू 2π/60 एन फुल लोड डिवाइड बाय ईबी फुल लोड। ठीक है, अब यहां पे बेटा सारी वैल्यूज पता है, मैं आसानी से अपना आई ए फुल लोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। देखिए आई ए फुल लोड इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं टॉर्क फुल लोड की बात करूं तो फुल लोड पे आपको बेटा टॉर्क कितना था, फुल लोड पे टॉर्क आपका था 400 न्यूटन मीटर, सही है। तो 400 आ गया, ये तो आपका 2π रहेगा ही, इंटू अगर मैं बात करूं एन फुल लोड की, तो फुल लोड पे आपकी आरपीएम कितना था, फुल लोड पे बेटा आपका आरपीएम था 1100। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, यहाँ पे सिंपली हम रख सकते हैं 1100। तो यहाँ वैल्यू रख दी हमने 1100, और बैक ईएमएफ फुल लोड पे हमने क्या कैलकुलेट कर रखा है 275। तो 275 इंटू 60। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर आपका। फोर 400 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 1100 इंटू 275 इंटू 60 इक्वल टू, ये सॉल्व क्या आ रहा है बेटा 167.47 एम्पियर, 167.47 एम्पियर। अब देखिए ये हमने बेटा आर्मेचर करंट निकाल ली है, सही है। तो फुल लोड देखो, नो लोड पे तो बेटा नहीं ड्रॉप हो रहा था, लेकिन मैं फुल लोड की बात करूंगा तो फुल लोड पे आर्मेचर रेजिस्टेंस अक्रॉस तो ड्रॉप होना ही होना है ना, और करंट आपकी रहेगी। तो फुल लोड पे आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप कितना होगा एट फुल लोड, आर्मेचर
अगर मैं फुल लोड पे आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप की बात करता हूं तो वो बेटा मेरा क्या होगा, सिंपल होगा IA फुल लोड इंटू RA, है ना, IA फुल लोड इंटू RA। अच्छा ये तो हो गई, और ये किसके बराबर होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिंपल होगा V माइनस EB फुल लोड, V माइनस EB फुल लोड। अब मुझे V तो पता है, V मेरा क्या था, वोल्टेज मेरा था 300, ठीक है, और बैक ईएमएफ मेरा फुल लोड पे क्या था 275, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 25 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए मुझे IA फुल लोड पता है, आराम से मैं यहाँ पे अपने आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं, अब देखिए यहाँ तक सवाल हमने सॉल्व करा, काफ़ी आप भी हो सकता है कहीं बोर ना होगा इस सवाल में, क्योंकि सवाल थोड़ा लेंथी सवाल है, लेकिन इससे सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, क्योंकि नो लोड और फुल लोड की कहानी तो चली रही है, अब अगली कहानी इस सवाल में आएगी। अब देखिए इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, इन्होंने सवाल में क्या कंडीशन दे रखी है, एक्साइटेशन, फाइंड इट स्पीड एंड पावर व्हेन ऑपरेटेड विद एन आर्मेचर वोल्टेज ऑफ 600 वोल्ट। अब इन्होंने क्या करा, आर्मेचर वोल्टेज 600 वोल्ट कर दिया है, जबकि डिलीवरिंग द सेम टॉर्क आपको सेम डिलीवर हो रहा है, समझ रहे हो। पहले आपकी सिर्फ मेंस वाली सप्लाई थी, अब क्या नहीं क्या है, अब 600 वोल्ट आर्मेचर वोल्टेज भी है, सही। तो ये दोनों अलग अलग केस हैं। तो अब मैं ये बोल सकता हूं, नाउ मोटर कंडक्टर, जो मोटर का कंडक्टर है सप्लाइड फ्रॉम 600 वोल्ट मेन एंड फील्ड इज एक्साइटेड बाय सेम वोल्टेज 300 वोल्ट। तो मैं लिख दे रहा हूं, नाउ मोटर कंडक्टर इज सप्लाइड, नाउ मोटर कंडक्टर is supplied by 600 वोल्ट मेंस, सही, मेंस आर्मेचर बात एक ही है तरीके से, सही। एंड यहां पे लाइन देखिए, एक्साइटेशन इज एज्यूम अनचेंज्ड। एक्साइटेशन बेटा आपका क्या है, एक्साइटेशन आपका अनचेंज्ड है, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, फील्ड इज एक्साइटेड बाय सेम वोल्टेज यानी 300 वोल्ट, एंड field is excited by same voltage 300 वोल्ट, ठीक है। अब ये क्या केस बनेगा, तो इसका मतलब क्या रखे, अब जो आपकी मोटर जो डीसी शंट मोटर थी, अब ये कैसे बिहेव करेगी, ये बेटा आपकी बिहेव करेगी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ठीक है। सो मोटर acts as a separately excited मोटर। अगर डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं, चलिए बना दे रहे हैं डायग्राम भी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सही, बच्चे इसमें गलती करते हैं, सही है। तो यानी फील्ड वाइंडिंग अलग होगी, आर्मेचर वाली कहानी अलग होगी। तो फील्ड वाइंडिंग की बात करूं तो सिंपल ये आपका फील्ड वाइंडिंग हो गया। सप्लाई कितनी आएगी यहाँ पे, एक्साइटेशन फील्ड वाइंडिंग का अनचेंज्ड है, सवाल में लिखा हुआ है, यानी 300 वोल्ट का 300 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। और अगर, और ये क्या है आपकी, ये आपकी होगी फील्ड वाइंडिंग, और आर्मेचर आपका अलग से होगा, यानी आर्मेचर वो बना दे रहा हूं, ये आपका आर्मेचर हो गया। एक तरीके से सिंबॉलिक डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ कि सेपरेटली एक्साइटेड है आपकी, सही है। तो ये आपका कितना है बेटा, ये है आपका 600 वोल्ट, सही है। तो ये आपका आर्मेचर है, ठीक है। इस आर्मेचर की बात करें तो EBRA लिख सकते हो, वो चलिए बात की बात है, बस मैंने एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाया और कुछ नहीं करा है। चलिए तो अब ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि आपका एज अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की तरह बिहेव करेगी, सही है। ये क्या है आपका, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अब यहां देखते हैं, देखिए यहाँ पे दो केस आपके बन रहे हैं, सही। तो अगर मैं पहला केस था और दूसरा केस है, सही है। दूसरा केस जब 600 वोल्ट की 600 वोल्ट का आपका अप्लाई है वोल्टेज, तो देखिए दोनों केस की अगर बात करूं तो फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्ट टू द सेम 300 वोल्ट। 300 वोल्ट इस वाले केस में भी था
और मैंने पहले डायग्राम बनाया होगा तो वहां भी आपका 300 वोल्ट ही था। तो बोथ केस में फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू सेम 300 वोल्ट। ये बात तो समझ में आ रही है आपको, दोनों में 300 वोल्ट यानी सेम सप्लाई दे रखी है। जब सेम सप्लाई दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर करंट भी आपकी सेम ही होगी बोथ केसेस में। सही है कि जब सेपरेटली एक्साइटेड मोटर वाला एक केस हो गया और डीसी शंट मोटर वाला आपका एक केस हो गया। सही, तो जब आपकी करंट सेम होगी तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स भी आपका सेम ही होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए यहां पे आपको बेटा दो केस बनना है। एक बनना है कि जब दो केस आपको क्या बनना है कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, सही, पहले केस में 300 वोल्ट से कनेक्ट थी और दूसरे केस यानी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के केस में भी 300 वोल्ट से ही कनेक्ट थी। तो इसका मतलब क्या है, करंट आपकी सेम होगी। जब बेटा करंट दोनों केस में सेम होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो फ्लक्स होगा वो भी सेम होगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, टॉर्क प्रोपोर्शनल फाई आई ए। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप अपने नोट्स में लिखिएगा, इसलिए टॉर्क प्रोपोर्शनल फाई आई ए। ठीक है, और फ्लक्स मेरा क्या होगा, फ्लक्स मेरा होगा कांस्टेंट, और मैंने रीजन आपको बता दिया है। सही, लिख नहीं रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा लिख लिया है, तो फ्लक्स मेरे यहां पे कांस्टेंट हो गया, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, टॉर्क प्रोपोर्शनल आई ए। सही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक हमारा सवाल सॉल्व हुआ नहीं है। अब हम दूसरे केस पे पहुंचे हैं। चलिए, अब इतनी बात तो हो गई। अब आगे देखिए, अगर मैं बोथ कनेक्शन के बाद यहां पे लाइन दी हुई है सवाल में, व्हेन डिलीवरिंग द सेम टॉर्क, यानी ये क्या कर रहे हैं कि आपका जो टॉर्क है दोनों ही कनेक्शन में, मतलब पहला कनेक्शन क्या था डीसी शंट मोटर का, दूसरा कनेक्शन क्या था सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का। दोनों ही केस में टॉर्क आपका सेम है। सही है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी करंट भी सेम होगी। सही है, यानी आईए फुल लोड जो होगी, आईए फुल लोड पहले वाला केस डीसी शंट मोटर वाला केस, आईए फुल लोड 2 कौन सा केस, जब आपकी डीसी मोटर एज अ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर डीसी मोटर की तरह बिहेव कर रही है। सही है, तो मैं लाइन लिख दे रहा हूं, क्योंकि इन बोथ कनेक्शन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझो। बोथ कनेक्शन मतलब पहला कनेक्शन डीसी शंट मोटर का मतलब है, दूसरा कनेक्शन डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। इन बोथ कनेक्शन टॉर्क इज सेम, दोनों कनेक्शन में बेटा आपका टॉर्क सेम है, तो आपकी जो करंट होगी वो भी आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए आई ए फुल लोड इक्वल टू आई ए फुल लोड 2। ठीक है, ये मैंने 2 इसलिए लिख दिया, ये आपका दूसरा, ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर वाला केस है, ये आपका डीसी शंट मोटर वाला केस है। सही है, अब मैं दूसरे केस के लिए यानी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर वाले केस के लिए अपनी ईएमएफ इक्वेशन लिखता हूं। सही है, फॉर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर ईएमएफ इक्वेशन, या फिर चलिए ईएमएफ इक्वेशन। अब दूसरा वाले केस के लिए बेटा आपकी ईएमएफ इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपल, वीएस बराबर क्या होगा, EB2 फुल लोड प्लस आईए फुल लोड 2, सही है, इनटू आरए। तो देखिए वीएस बराबर बनेगा, ये तो सेम ही है, EB जो आपका बैक ईएमएफ है, सही है, बैक ईएमएफ क्या होगा, EB2 फुल लोड प्लस यहां मैं लिख दे रहा हूं आईए फुल लोड 2, सही है, या फिर आईए फुल लोड, सिर्फ आईए फुल लोड लिख दूं तो दोनों चीज तो आपकी बराबर ही है, लेकिन चलिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, बाद में हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो कर लेंगे, आईए फुल लोड 2, और इसी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसकी जो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस से। सही है, तो यानी अगर मैं इससे बोलूं EB2 फुल लोड क्या होगा, EB2 फुल लोड यानी बैक ईएमएफ क्या निकलेगा इस सेकंड केस में आपका बैक ईएमएफ क्या निकलेगा, VS माइनस का IA फुल लोड 2 इंटू RA। और देखो मैंने आपको कई बार 2-3 बार बोल चुका हूं कि IA फुल लोड 2 इक्वल टू IA फुल लोड, सही है, यानी VS मेरा क्या होगा, VS अब मेरा VS हो गया है 600, ठीक है, और मेरा जो IA फुल लोड 2 इंटू RA होगा वो मेरा क्या है 25, सही, मैंने इससे पहले कैलकुलेट करा था, 600 माइनस का 25, यानी मेरा बैक ईएमएफ क्या निकल के आएगा अब इस केस में 575 वोल्ट।
जो मेरी बैक ईएमएफ वैल्यू निकल के आएगी इस केस में निकल के आएगी 575 वोल्ट। सही है। चलिए, अभी भी तक हमारा सवाल हुआ नहीं है, क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है और पावर निकालनी। चलिए, पहले केस में हमने सब कुछ सॉल्व कर चुके हैं, अब सिर्फ सेकंड वाला केस बचा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा सेकंड केस के लिए बैक ईएमएफ निकल आ गया। अब देखो, क्योंकि मुझे पता है IA फुल लोड इक्वल टू IA फुल लोड 2, सही ना। डीसी शंट मोटर के केस में जो डीसी शंट मोटर के केस में फुल लोड की कंडीशन में जो आर्मेचर करंट है वो मेरी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के केस में फुल लोड पे जो आर्मेचर करंट है दोनों बराबर ही है। तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो आपका IA RA ड्रॉप होगा दोनों केस में वो आपका क्या होगा, सेम होगा। तो मैं सीधे पॉइंट लिख रहा हूं, क्योंकि IA RA ड्रॉप मैंने शॉर्ट में लिखा है, फुल लोड और फुल लोड 2 में नहीं लिखा है, विल बी सेम। सही। और मैं रीजन यहां पे नहीं लिख रहा हूं। रीजन क्या है यहां पे, रीजन है IA फुल लोड इक्वल टू IA फुल लोड 2। इस वजह से मेरा IA RA ड्रॉप दोनों केसेस में सेम होगा। सही है। अब मोटर की जो सेकंड केस है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर वाला केस है, उसमें मोटर की स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखिए, इन फॉर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, अगर मैं स्पीड की बात करूं, सही है, तो आपका फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, सही। तो उसे मैं दूसरे केस को क्या बोल दूंगा, जहां वहां मैंने लिखा था एन नो लोड एन फुल लोड, यहां मैं लिख देता हूं एन फुल लोड 2। सही है। तो देखिए, एन फुल लोड 2 के लिए आपके फॉर्मूला क्या, मैंने आपको बैक में कोई फॉर्मूला लिखाया था, सीधे उससे लिख दे रहा हूं, EB2 फुल लोड, EB2 फुल लोड बराबर क्या आएगा, एन फुल लोड 2, सही है, इंटू P5Z अपॉन 60A। एन फुल लोड 2 इंटू P5Z अपॉन 60A। ठीक है, ये आपका सिंपल फॉर्मूला बनेगा। और बेटा यहाँ पे आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे P5Z अपॉन 60A है, और मुझे पता है कि मेरे जो एन फुल लोड जो एन फुल लोड सॉरी ये तो मेरी ये वाली इक्वेशन हो गई। ठीक है, और इससे पहले वाली इक्वेशन क्या थी, अगर मैं फुल लोड की नॉर्मल की बात करूं तो फुल लोड के नॉर्मल में क्या लिख सकता हूं मैं, EB फुल लोड बराबर एन फुल लोड इंटू P5Z अपॉन 60A। तो देखो एक एक्सप्रेशन मेरी ये हो गई, एक एक्सप्रेशन मेरी ये हो गई। सही है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं मान ले रहा हूं थर्ड, क्योंकि शायद 2 इक्वेशन पहले लिख चुके थे, इसे मान लो बेटा 4। सही है। अब फिर से मैं वही डिवाइड कर देता हूं, थर्ड इक्वेशन डिवाइड बाय 4। देखिए, थर्ड इक्वेशन डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो देखिए क्या सॉल्व क्या आएगा, EB2 फुल लोड डिवाइड बाय EB फुल लोड एन फुल लोड 2 डिवाइड बाय एन फुल लोड। सही है। आपका डायरेक्ट यहां से ये निकल के आएगा। तो यहां से देखिए एन फुल लोड 2 क्या होगा, एन एन फुल लोड EB2 फुल लोड डिवाइड बाय EB फुल लोड। ठीक है। और यहां देखिए एन फुल लोड की बात करो तो एन फुल लोड मेरा क्या है, फुल लोड पे मेरी जो स्पीड है वो है बेटा मेरी 1100 RPM। तो यहां पे वैल्यू मैं क्या रख दे रहा हूं, 1100। सही है। उसके बराबर EB2 फुल लोड, ये मैंने कैलकुलेट इसलिए करा है 575 वोल्ट। ठीक है, ये मेरा हो गया 575। उसके अलावा EB फुल लोड की बात करूं तो EB फुल लोड मेरा क्या है, EB फुल लोड था मेरा जो मैंने कैलकुलेट करा था, मुझे ध्यान है 275 कैलकुलेट करा था। सही है। तो बेटा इसे सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा।
575 अपॉन 275 इंटू 1100 इक्वल टू, ये जो आपका सॉल्व क्या आएगा बेटा 2300, 2300 RPM। सही है, तो ये आपका सॉल्व क्या आ जाएगा 2300 RPM। ठीक है, चलिए अभी एक पार्ट इसका और रह गया, वो देख ले रहे हैं। आपको यहाँ पे बेटा पावर भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, काफ़ी बड़ा सवाल है ये। अब अगर बेटा मैं पावर की बात करता हूँ, सही है, तो पावर का बिल्कुल बेसिक फंडा क्या है कि देखो 2300 RPM तो इसकी स्पीड हो गई। सही है, जब इस पे आर्मेचर का जो आपको हमने कनेक्ट कर रखा था वो हमने 600 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा था, और फील्ड आपकी कैसी थी, पहले वाले केस वाली जैसी थी, यानी डीसी शंट मोटर यानी 300 वोल्ट से ही थी। ठीक है, तो सीधे नाउ पावर में सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि PA2, मैंने फॉर्मूला आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में भी लिखाया था। सही, टॉर्क इंटू ओमेगा लिखाया था, यानी या फिर बैक ईएमएफ में क्या लिखाया था, EB2 फुल लोड इंटू IA फुल लोड 2, EB2 फुल लोड, और जो मैं IA रखूंगा, अब मैं दूसरे केस वाले रखूंगा ऑब्वियसली बात है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी शंट मोटर वाला IA फुल लोड। सही है, तो सेकंड केस बेटा मेरा बैक ईएमएफ क्या था, सेकंड केस मेरा बैक ईएमएफ था 575, और IA फुल लोड मेरा क्या था, ये वैल्यू मुझे ध्यान है, ये कैलकुलेट जो करी थी हमने, आप देखिएगा अपने नोट्स में, जो IA फुल लोड 2 जो सेकंड केस में हमने निकाला था वो क्या था हमारा 167.47, और वैसे ही IA फुल लोड के बराबर था 167.47। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं जरा, 575 इंटू 167.47 इक्वल टू 96.295 किलोवाट। ठीक है, बढ़िया सवाल था ये आपका, SSC JEE का है। एक्चुअली ये सवाल का मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था कितना बड़ा खिंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल तो हम कराते हैं सेलेक्ट करके, SSC JEE में आपका आया हुआ है, लेकिन देखो मैं आपको एक बात रिपीट कर रहा हूँ, आप ये माइंड में बिल्कुल मत अपने सेट करके रखना कि भाई ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है, कहाँ कन्वेंशनल क्वेश्चन डाल दिया। बेटा एक कन्वेंशनल क्वेश्चन से 10-20 क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं। अब इस सवाल की स्टार्टिंग में मैंने आपको इतने सारे फॉर्मुले लिखा है, उन सिर्फ फॉर्मुले से आपको 10-15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। सही है, तो ये मत दिमाग में कभी भी सेट करना कि सर कहाँ, ये शायद इस सवाल में मेरे ख्याल से 40-45 मिनट लग गया होगा। ठीक है, तो खैर इतना अंदाजा मुझे भी नहीं था, लेकिन इस सिंगल सवाल से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। जितने पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं सारे के सारे पॉइंट्स को आप प्रॉपर मेंटेन करो अपनी कॉपी में। मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। सही, बस अपनी वाली मेंटलिटी हटा दो कि ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही जरूरी है। सही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, इस क्वेश्चन को ही चाहते तो हम ऑब्जेक्टिव बना देते। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको डीप में नॉलेज मिले। डीप में नॉलेज से मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़े और सारे चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सही, कि आपकी प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव इस वाली सीरीज से ही ऐसी हो जाए। इस वाली सीरीज अगर आप इस सीरीज कंटेंट पूरी देखो, फिर चाहे आपका सब्जेक्टिव का पेपर हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो, कोई पेपर हो JEE का, आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना फंसे। ठीक है, चलिए अब थोड़े सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया था।